हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ दिन पहले हमने अवैक्स के बारे में बात करी थी, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि आजकल के जो एयर वॉरफेयर सिनेरियोज हैं उसमें जो सपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें अवैक्स और टैंकर्स दोनों आते हैं, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इन दोनों एयरक्राफ्ट का ना होना जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी कैपेबिलिटी को कम करता है। तो जो पूरे बैटल स्पेस की पिक्चर है उसको क्लियरली जो है अवैक्स एक फाइटर एयरक्राफ्ट तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से उस फाइटर एयरक्राफ्ट की मिशन को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ में जो रिफ्यूलर्स हैं उनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट के एंड्योरेंस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस तक पेट्रोलिंग भी कर सकता है, साथ में अपने मिशन को अंजाम भी दे सकता है। तो अगर एयरफोर्स को ये कैपेबिलिटी चाहिए तो उन्हें बस ये एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, क्योंकि इनको लैंड और टेक ऑफ करने के लिए काफ़ी रनवे मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही रिक्वायरमेंट नेवी को पूरी करनी हो तो वहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपके इतने बड़े एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड नहीं करा सकते, खासकर ये स्की जंप वाले जो कि इंडियन नेवी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो इन एयरक्राफ्ट की कमी की होने की वजह से जो नेवल एयर ऑपरेशंस हैं उनमें लिमिट लग जाती है और वो डिपेंड करते हैं लैंड बेस्ड सपोर्ट पे। तो ये आप कह सकते हैं कि जो प्योर कैरियर ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक पूरी समुद्र में तैरती एयरफोर्स की तरह काम कर सकता है, तो वो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर उस लेवल पर नहीं कर सकते। अभी भी वैसे ऑपरेशन परफॉर्म तो कर सकते हैं पर अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं कर सकते। इसके कंपैरिजन में जो अमेरिका के निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि साइज में भी काफ़ी बड़े हैं और स्टीम कैटापुल्ट लॉन्च को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने में भी सक्षम है, जिसकी वजह से वो E-2D हॉकाई जैसे प्रॉपर अवैक्स को लॉन्च कर सकते हैं। साथ में उनसे जो एयरक्राफ्ट लॉन्च होते हैं जो कि F-18 है, वो अपने पूरे पेलोड के साथ फ्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी के जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें पहला INS विक्रमादित्य है जो कि अभी सर्विस में है, दूसरा INS विक्रांत है जो अगले साल सर्विस में आएगा, दोनों साइज में थोड़े छोटे हैं और स्टोबार कैरियर है स्की जंप को यूज़ करते हैं। तो स्की जंप की वजह से जो फाइटर एयरक्राफ्ट इनसे ऑपरेट होते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है उसमें थोड़ा लिमिटेशन लगती है, जैसे कि उन्हें अपने पूरे पेलोड और पूरे फ्यूल के साथ टेक ऑफ करने में परेशानी आएगी। तो दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कैपेबिलिटी है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। दूसरी चीज़, E-2D हॉकाई जैसे प्रॉपर जो अवैक्स हैं वो इनसे लॉन्च नहीं किए जा सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन नेवी द्वारा कोई अवैक्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। हमारे जो अवैक्स हैं वो Ka-31 हेलीकॉप्टर पे माउंटेड है। तो इस हेलीकॉप्टर के नीचे एक रडार लगता है जो कि फोल्ड होता है और 360 डिग्री की कवरेज देता है, लेकिन इस रडार की जो कवरेज रेंज है वो E-2D के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो इस रडार से करीबन 150 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है और जो E-2D की रेंज है वो ऑलमोस्ट इसके दुगने से भी ज़्यादा है। तो अगर हमें कैरियर ऑपरेशंस के पूरे पोटेंशियल पे पहुंचना है तो हमको स्मार्ट ऑप्शंस चाहिए। तो ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ कर सके और फिर एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की तरह तेज़ी से लंबे समय तक फ्लाई कर सके। तो यहाँ पर कोई चीज़ जो फिट बैठती है वो टिल्ट रोटर टाइप मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो गए, जैसे कि आपका V-22 ऑस्प्रे। तो ये हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट की तरह फ्लाई कर सकते हैं। तो इन्हें INS विक्रमादित्य या फिर INS विक्रांत से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ में ये फोल्ड काफ़ी अच्छी तरीके से होते हैं, तो साइज़ के हिसाब से स्पेस थोड़ा कम लेते हैं। साथ में इनकी जो कार्गो कैरी कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये करीबन 9000 किलोग्राम का जो इंटरनल कार्गो है वो कैरी कर सकते हैं और एक्सटर्नली 6800 किलोग्राम के आसपास कैरी कर सकते हैं। साथ में ये 32 ट्रूप्स जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। साथ में इनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। कॉम्बैट रेंज इनकी 720 किलोमीटर के आसपास है और जो नॉर्मल रेंज है वो करीबन 1628 किलोमीटर के आसपास की है। बाकी ये कैपेबल है एयर टू एयर रिफिलिंग करने के, तो रेंज जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो इनको लेने का एक और फ़ायदा जो है वो ये होगा, जो क्रू आपके शिप में काम कर रहे हैं उनको भी बदलने में आसानी होगी, साथ में इमरजेंसी में उनको मेन लैंड में ले जाने में भी आसानी होगी। तो ये करीबन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे फ्लाई कर सकते हैं। तो इनको एज अ रिफ्यूलर भी अगर यूज़ किया जाता है, जिस पर एक्चुअली काम चल रहा है, तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग भी करवा सकते हैं। तो अभी के लिए जो इंडियन नेवी है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्हें रिफ्यूलर का रोल प्ले करना पड़ता है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर नहीं होते। अगर आप उनको एज ए रिफ्यूलर यूज़ करेंगे तो आप अपनी कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं।
साथ में अगर आप इनको एज अ रिफ्यूलर यूज़ करते हैं तो आपके जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं वो अपने पूरे पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं फ्यूल को कम रखते हुए, और एक बार हवा में जाने के बाद रिफ्यूलिंग करके अपने टैंक को पूरी तरीके से भर सकते हैं और पूरे डिस्टेंस पर जाके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो V-22 ऑस्प्रे का जो रिफ्यूलर वाला वर्जन है अभी उस पर काम चल रहा है, जिस पर बोइंग द्वारा काम किया जा रहा है, और एक एरियल रिफ्यूलिंग किट जो है वो बनाई जा रही है। तो इस पर इसलिए काम चल रहा है क्योंकि जो इनके वास्प क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं जो कि F-35B को ऑपरेट करते हैं, जो कि वर्टिकल लैंडिंग और शॉर्ट टेक ऑफ करने में सक्षम है, उनके सपोर्ट के लिए तो जो चीज़ें प्लान करी गई हैं उसके हिसाब से ये होज और ड्रोग रिफ्यूलिंग सिस्टम होगा, जो कि करीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे डिप्लॉय करने में सक्षम होगा, और ये एयरक्राफ्ट के रैम्प को खोलने के बाद डिप्लॉय किया जा सकेगा। तो इस एयरक्राफ्ट द्वारा करीबन 5400 किलोग्राम फ्यूल जो है वो कैरी किया जाएगा, और एक बार फ्यूल ट्रांसफ़र होने के बाद जो इसका ड्रोग है वो वापस एयरक्राफ्ट के अंदर चला जाएगा। तो इस पर काम किया जा रहा है और ये एक अच्छा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है इंडियन नेवी के लिए, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जहां पर इंडियन नेवी ने इस पे इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि अवैक्स है। तो इस एयरक्राफ्ट का एक वेरिएंट है जिसे EV-22 कहा जा रहा है। तो ये एक अवैक्स एयरक्राफ्ट होने वाला है जिस पर काम जो है वो रॉयल नेवी द्वारा किया जा रहा है, और अभी इस पर कुछ खास डेवलपमेंट जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी थी कि इंडियन नेवी द्वारा भी इस ऑप्शन को कंसीडर किया जा रहा था अमेरिका के E-2 हॉकआई के ऊपर। तो इस पर काम किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो रेडार वगैरह इसमें माउंट किया जा सकता है। तो ऊपर माउंट करने में हो सकता है परेशानी हो, क्योंकि पहले से ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म दिया गया है जहाँ पर इसके जो विंग्स हैं वो पूरी तरीके से फोल्ड होते हैं। बाकी पर्सनली जो ओपिनियन है वो ये है कि जो नेत्र अवैक्स में रेडार दिया गया है उसे नीचे की तरफ माउंट किया जा सकता है फोल्ड करके, जैसे कि Ka-31 हेलीकॉप्टर में होता है, और एक बार जो एयरक्राफ्ट है वो एयरबॉर्न हो जाए तो रेडार को अनफोल्ड किया जा सकता है। इसके लिए जो लैंडिंग गियर सिस्टम है उसकी ऊंचाई को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, पर इस कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो ऊपर माउंट करना ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। अब ये कैसे करेंगे वो जब इसका प्रोटोटाइप सामने आएगा तो ही पता लगेगा। तो इस ऑप्शन को सीरियसली कंसीडर किया जा सकता है, और कम से कम 4 से 6 जो एयरक्राफ्ट है उनको लिया जा सकता है, जो कि हमारे कैरियर ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इन एयरक्राफ्ट के साथ जो कमी है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और यही कारण है कि काफ़ी कंट्रीज जो है वो इन एयरक्राफ्ट को अवॉइड करती हैं। और साथ में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि रिफ्यूलर और एवैक्स वाले जो वर्जन्स हैं उन पर अभी काम चल रहा है, वो सर्विस में नहीं है। लेकिन इंडियन नेवी को इसमें एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, खाली इंडियन नेवी के लिए ही नहीं पर उन सभी नेवी के लिए जो कि F-35B को ऑपरेट करती हैं, जिसमें जापान भी शामिल है, UK है, इटली है, साउथ कोरिया है। तो इस प्रोजेक्ट से इंडियन नेवी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।